शायद एक भी दिन ऐसा नहीं था जब कोरोना का खतरा नहीं था। आम आदमी ने नहीं समझा, लेकिन हाँ, सरकार की जिम्मेदारी हम लोगों से कहीं ज्यादा थी। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कोरोना लौट कर बहुत तेजी से आ सकता है। आदेश को चुनौती देने में जितनी जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, वो शायद बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं थी। निश्चित रूप से जब कोई जनहानि होती है किसी की भी नेग्लिजेंस की वजह से, तो ये कहने के अंदर कोई आपत्ति नहीं होती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की कहीं न कहीं अवहेलना की गई है। तो सर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस तरीके से कोरोना महामारी के हालात हैं, आपको लगता है कि हमारी सरकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस महामारी को रोक सकती थी? क्या उसने सही समय पे सही कदम नहीं उठाए? मैं सोचता हूँ कि सरकार की तैयारी इस बात के लिए नहीं थी कि वो सेकेंड वेव को, इस दूसरी लहर का सामना कर सके। उसके लिए ना वो एडिक्वेट डॉक्टर्स अवेलेबल करा पाई, ना हॉस्पिटल्स, ना बेड्स, ना ऑक्सीजन। मैं ये बात समझता हूँ कि इसकी प्रभाव को देखते हुए शायद किसी भी सरकार के लिए इतना तैयार होना संभव नहीं था। लेकिन जिस तरह की कमजोरियां नजर आ रही है इस पूरे पीरियड के अंदर और उसके बाद, तो निश्चित रूप से अक्षम्य है। और सर, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य था आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर, उसको वो पूरा नहीं कर पाई? निश्चित रूप से जब कोई जनहानि होती है किसी की भी नेग्लिजेंस की वजह से, तो ये कहने के अंदर कोई आपत्ति नहीं होती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की कहीं न कहीं अवहेलना की गई है। सर, हमने देखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कुछ तालमेल नहीं ढंग से बैठ रहा था कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात की, तो अगले दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई उस ऑर्डर के खिलाफ। मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को का आदेश पहली नजर में ही उन्हें ऐसा लगा कि ये उनके कार्यों में दखलंदाजी है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन मेरा मानना है कि आदेश को चुनौती देने में जितनी जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, वो शायद बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं थी। आदेश को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था, उसका इम्प्लीकेशन क्या है ये समझना चाहिए था। कोर्ट में जिस वक्त केस आर्ग्यू हो रहा था, उस वक्त सॉलिसिटर जनरल ने ये बात मेंशन की थी कि हमने बहुत जल्दी के अंदर ये एसएलपी फाइल किए, इसलिए कुछ चीजें रह गई हैं। मेरे को लगता है कि न्यायालय में आते हुए ये जल्दी नहीं की जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस दिन से ये आदेश हुआ, संभवतः उसी के अगले दिन से उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन है, जो अभी तक चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को लगता था कि लॉकडाउन नहीं किया जाना है, तो फिर बाद में ये लॉकडाउन लगातार करने का कोई औचित्य क्या है? और अगर इसका कोई औचित्य है तो बेहतर होता कि वो न्यायालय के आदेश की पालना करते। हमने देखा है कि बहुत सी टीचर्स जो पंचायत ड्यूटी पे थी, वो कोरोना के रहते उनका निधन हो गया है। और एफिडेविट से ये भी निकल के आ रहा है कि उन टीचर्स को जबरदस्ती पोल ड्यूटी पे रखा गया, वो पोल ड्यूटी पे नहीं रहना चाहते थे। तो इन टीचर्स के निधन का जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश के पंचायत इलेक्शंस को हम बाद में करवा सकते थे? क्या रोक सकते थे? ये सवाल हमारे सामने एक रिट पिटीशन में भी आया था। संयोगवश मैं उस बेंच का सदस्य था कि पंचायत राज इलेक्शंस को रोक दिया जाए। हमारे सामने राज्य सरकार ने ये ठोस आश्वासन दिया था कि हमने एक निश्चित पॉलिसी बनाई है, एक प्रोटोकॉल तैयार किया है और उस प्रोटोकॉल के अनुरूप हम कार्य करेंगे और यह हर संभव प्रयत्न रहेगा कि किसी तरह से कोरोना का
फैलाव ना हो। इसी के साथ साथ जो कोविड बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट की चल रही है, उन्होंने भी अपनी एक रिट याचिका के अंदर कई निर्देश दिए थे जिनकी पालना की जानी थी ये सारी चुनाव की प्रक्रिया करते हुए। मुझे लगता है कि कहीं कहीं चूक इन प्रोटोकॉल और इन डायरेक्शंस को फॉलो करने में हुई है, कहीं कहीं इनको इम्प्लीमेंट करने के अंदर कोई दिक्कत रही है, और वह एक वजह बना कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोविड का फैलाव भी हुआ और उसके साथ साथ ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों को इसके अंदर क्षति हुई। सर, अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है, अगर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है, तो उस जिन लोगों ने पालन नहीं किया है, चाहे वो सरकार के ऑफिसर हैं, चाहे वो सरकार के मिनिस्टर हैं, जिन्होंने भी इन ऑर्डर्स का पालन नहीं किया है, उनको हम कैसे और जिसके वजह से लोगों का निधन हुआ है, लोगों की जान गई है, उनको हम कैसे जस्टिस दिला सकते हैं? कि हम पुनः जीवन तो नहीं दिला सकते, हमारा प्रयत्न इतना मात्र हो सकता है कि उन्हें उचित क्षतिपूर्ति मिल जाए, उचित कंपनसेशन मिल जाए। और कंपनसेशन की जब मैं बात करता हूं तो एक कंपनसेशन फिजिकल कंपनसेशन जो मॉनेटरी वे के अंदर होता है, पैसा मिलता है, और दूसरा ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की जिसकी कोई किसी तरह की नेग्लिजेंस है, किसी तरह का उसके ऊपर यह है कि उसकी वजह से क्षति हुई है, तो उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस एस्टेब्लिश करके उनको पेनलाइज किया जा सकता है। ये दोनों तरह से क्षतिपूर्ति इन मैटर्स में की जा सकती है, लेकिन इस बात को समझते हुए कि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगी, आपराधिक जो हम नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं। हमने देखा कोविड मामले में देश भर के हाई कोर्ट्स में काफी कड़े शब्द हाई कोर्ट्स ने बोले हैं। जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को मर्डर के चार्ज लगाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि फांसी दे देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो कड़े शब्द हाई कोर्ट्स ने यूज किए हैं, ये एक तरीके से दिखाता है कि देश भर में जो गुस्सा है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं हमारे हाई कोर्ट्स में भी है। और पर इनमें जो भी ये जो कमेंट्स हाई कोर्ट के थे, ये एक्चुअली ऑर्डर्स में नहीं आए, तो ये एक तरीके का हम कहते हैं ओरल ऑब्जर्वेशन रहा। तो इन कमेंट्स पे आपको क्या कहना है? हमेशा किसी भी इंसिडेंट के, किसी भी इवेंट के दो टर्मिनल्स को, दो आखिरी छोरों को पकड़ करके किसी भी इशू की वैलिडिटी को एग्जामिन करती है, और इस प्रक्रिया में कई कमेंट्स दिए जाते हैं। मैं तो अपने 35-37 साल के अनुभव में पहले दिन से ही देख रहा हूँ कि इस तरह के कमेंट्स होते रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, अब मीडिया सक्रिय है और वो इन कमेंट्स को भी प्रमुखता से छापता है। जबकि मेरा मानना ये है कि ये कमेंट्स एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम है बहस के। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं होते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए इनको इतना गंभीरता से लेना बहुत उचित नहीं है। अब हम कह रहे हैं तीसरी वेव की बात हो रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में उचित अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो अब तीसरी वेव से रोकने के लिए हमारे हाई कोर्ट और हमारी सरकार का क्या दायित्व बनता है, हमें और क्या करना चाहिए जिससे तीसरी वेव के टाइम पे इतनी महामारी ना हो? देखिए, पहला दायित्व तो सरकार का है। जहां तक जुडिशरी का सवाल है, जुडिशरी इसके अंदर बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक ही इंटरफियर कर सकती है। जुडिशरी आज अगर कोई पॉलिसीज बना के गवर्नमेंट को देने लगे तो वो ना तो संभव है और ना उचित है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये काम एसेंशियली सरकार का है, एग्जीक्यूटिव का है, उसे ही करने देना चाहिए। हाँ, कहीं लगता है कि कोई ऐसी विशेष गलती हो रही है जो कि हमारे लीगल राइट्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करेगी, तो ऐसी पॉलिसी आ रही है जो हमारी इन वैल्यूज को, इन राइट्स को एडवर्सली इफेक्ट करेगी, तो वहां कोर्ट इंटरफेयर करे। अदरवाइज ये सरकार ही करे तो अच्छा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।